मीनू जी, इट्स योर टर्न नाउ। जी, थैंक यू। अभिषेक जी, देखिए डबल स्टैंडर्ड का तो हालत ये है, आप भी कह चुके हैं और कहा भी जा रहा है लगातार कि न केवल अपने भ्रष्टाचार के बारे को छुपा जाते हैं, बल्कि जो विपक्ष का भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति तथाकथित तौर पे यदि वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके पाप भी सारे क्षमा हो जाते हैं। आप इसमें एक नहीं है, 1000 उदाहरण है जो कि विपक्ष से भाजपा में चले गए और उनके पीछे जो ईडी सीबीआई के केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मोदी जी की इंटीग्रिटी पर, जो वो अपने आप को सब पापों से ऊपर बताते हैं कि मैं तो महामानव हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। वो सबसे पहले तो पीएम केयर फंड को ही ट्रांसपेरेंट बना दे। वो सबसे बड़ा सदी का स्कैम है जिसका कि कोई ना तो कोई ऑडिट हो सकता है, ना पब्लिक को मालूम है कि वो पैसा कहां से आया था और कहां चला गया, किसी को आइडिया नहीं है। तो ये चीज उसका हिसाब दे रहे वो। अगर इतने ज्यादा मोदी जी अगर इतने ज्यादा लंबरदार है ना नैतिकता के, कि पब्लिक डिस्कोर्स में, राजनीति में वो इतनी नैतिकता के पक्षधर हैं, तो वो सबसे पहले पीएम केयर फंड को ट्रांसपेरेंट बनाए, पारदर्शी बनाए, जनता के सामने पूरा हिसाब रख दे। क्यों इतने मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इकट्ठा उसमें हुआ पीएम केयर फंड में, और ये नहीं पता है कि क्या हुआ उसका इस्तेमाल पब्लिक में, पब्लिक के हित में। जिस काम के लिए वो इकट्ठा किया गया था वहां लगा भी है या नहीं लगा है। आरोप तो बहुत तरह के लगाए जाते हैं, लेकिन वो समय आने पे सिद्ध होगा जब इसके ऊपर अगर जांच बैठाई जाए तो एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। अभी लेटेस्ट घटनाक्रम ले लीजिए, ये ड्रोन की जो खरीद वहां से करके आए हैं मोदी जी अमेरिका से, उसमें बताया ये जा रहा है कि ब्रिटेन ने वही ड्रोन अमेरिका से जिस भाव में खरीदे हैं उससे 10 गुना ज्यादा भाव पे मोदी जी उसका सौदा करके आए हैं। तो क्या है, बीच का पैसा का क्या हुआ? आपने इतने महंगे क्यों खरीदे? आप पब्लिक को क्यों नहीं बताते क्यों खरीदे इतने महंगे आपने, जबकि उसका दाम सस्ता है चीज का? तो डेफिनेटली बीच का पैसा कहीं रफा दफा हुआ है। इस ड्रोन सौदे में कोई ओक्टावियो क्वात्रोकी आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, अब नहीं दिखाई देगा। अब ओक्टावियो क्वात्रोकी नहीं हो सकता है, कोई कैलासा वाले नित्यानंद हो सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि अब तो कोई भी हो सकता है। कोई बहुत ही अजीबोगरीब नाम निकल के आए जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो और नाम ही निकल के आए, क्योंकि इस सरकार में श्राउड ऑफ मिस्ट्री, सब चीज उसके पीछे है पर्दे के। आपको कुछ पता नहीं चल सकता है कि क्या हो रहा है। महाकाल के मंदिर में मूर्तियां गिर जाती हैं, सबसे बड़ा घोटाला। अयोध्या मंदिर में जमीन का घोटाला, सस्ते दाम पे जमीन खरीद ली और न्यास को बेच दी महंगे दामों पे। सॉरी, इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? धर्म के नाम पे, जिस धर्म के नाम पे आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसी धर्म पे के नाम पे आपकी पार्टी के लोग पैसा बना रहे हैं और आप चुप हैं। आप उसी मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं जहां महाकाल के मंदिर में मूर्तियां भरभरा के गिर रही हैं, टूट टूट के, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना दी गई है मूर्तियां। किसी की गर्दन उड़ गई है, किसी का हाथ उड़ गया है। उसी जो आपने बताया कि व्यापम घोटाले का जिसके राज में हुआ वो वहीं बैठे थे जी, स्टेज के ऊपर, शिवराज सिंह। तो मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? कोरोना में वेंटिलेटर घोटाला हुआ, राफेल का घोटाला है, हरिद्वार जो कोरोना के दौरान हरिद्वार के कुंभ में वैक्सीन का घोटाला हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। एक राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं बार बार 20,000 करोड़ का कि कहां गए? जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बड़े घोटाले का, राहुल गांधी 20,000 का आरोप लगा रहे हैं, 20,000 करोड़ का। मोदी जी 20 लाख करोड़ की बात किए हैं कल। बाबा रामदेव 400 लाख करोड़ के काला धन की बात किया करते थे 2013-14 में। अच्छा, देखिए अभिषेक जी, उन्होंने 20 लाख करोड़ का कहा, तो आप ये भी फिर देखिए 67% के प्रतिनिधि है विपक्ष, उसमें अगर 20 लाख करोड़ को बांटेंगे तो आप, बीजेपी तो 37% की है, उसके ऊपर अकेली के ऊपर 20,000 करोड़ का है। ये तो एक छोटा सा रकम उन्होंने बताई है। बाकी के जो ये पीएम केयर है, महाकाल है, अयोध्या मंदिर है, ड्रोन है, राफेल है, इतने सारे घोटाले हैं, अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो उससे भी ज्यादा जाके बैठेगा। तो दूसरे के ऊपर लगाना, वो जिसको कहते हैं ना कि भगवा भ्रष्टाचार ना भवती, ये हो गया है इस सरकार का मोटो। और जो
जो कल उन्होंने धमकी दी है विपक्ष के नेताओं को, मैंने आपके शो पे भी और कई जगह बार बार कहती आई हूँ, आज से नहीं, मैं 4 महीने से कह रही हूँ कि 2024 के इलेक्शन आने से पहले विपक्ष के अधिकांश बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। किसी भी वजह से, गलत सही कुछ भी हो, सब विपक्ष को अपनी दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को तैयार रखना चाहिए जो 2024 का चुनाव लड़ सके। अदरवाइज सब फिर वही रिपीट होगा 2019। जी अभिषेक जी। मीनू जैन जी, करप्शन पर वार भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी नैरेटिव है। तमाम तरह के दंगल हल्ला बोल, अलग अलग तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं टेलीविजन पे। ये दंगल हल्ला बोल और तमाम तरह के प्रोग्राम क्या नरेंद्र मोदी को वापस 272 प्लस लाने की स्थिति में ला रहे हैं? और विपक्षी दलों की जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, संजय राउत 100 दिनों से ज्यादा अंदर रह के वापस आ गए। तेजस्वी यादव कभी भी जा सकते हैं, वो मानसिक तौर पर तैयार है। अभिषेक बनर्जी कभी भी जा सकते हैं। हालांकि बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि सीबीआई ईडी अगर इस बार कदम रखा तो सीबीआई ईडी को कहीं लालू जी ने जो आडवाणी जी को बना दिया था वो न बना दिया जाए। इस तरह की बातें भी चल रही है। तो पूरी तरह से एक तरफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, खैर स्टेट पर है, उसकी चर्चा तो आज हम नहीं कर रहे हैं, कभी करेंगे उस पर। जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को दबाने की कोशिश को लेकर जो संपूर्ण विपक्ष हमलावर दिखता है, क्या अगले संसद सत्र में यदि लोकसभा मान लीजिए भंग नहीं होती है और संसद सत्र हो जाता है मानसून सत्र, तो क्या इस मानसून सत्र में आपको लगता है कि विपक्ष जांच एजेंसियों के ऊपर भी कोई अलग तरह का प्रस्ताव लेकर के आएगा? जी देखिए अभिषेक जी, पिछले 9 सालों में जो मोदी का समय से का जो राज चला है, इस राज के दौरान मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपना लोगों से बातचीत भी करती हुई और जो मेरी असेसमेंट है, कि जो आम जनता है इन 9 सालों में उसको ये रियलाइज हुआ है कि इस देश के स्वास्थ्य के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए और एक देश के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा ये सांप्रदायिकता की राजनीति है। जनता को अब सांप्रदायिकता की इस राजनीति से परहेज होने लगा है। उनको लगता है कि भ्रष्टाचार एक छोटी बीमारी है उसके मुकाबले में, उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, देश टूटेगा नहीं उससे, सामाजिक ताना बाना उससे बर्बाद नहीं होगा, वो तो चलता ही आ रहा है और वो खत्म होने वाला भी नहीं है। मीनू जी हाँ, लेकिन देखिए एक चीज हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या आपको लगता है कि जनता में चीज अब दिमाग में घर करने लगी है कि करप्शन एक ऐसा इशू है जिसमें करप्शन के बीच का जो शेयर होता है, कथित शेयर, वो अब परकोलेट करके नीचे तक आ रहा है, तो जनता का भी एक तबका उससे संतुष्ट हो रहा है? हो रहा होगा। देखिए मैं आपको कल की घटना बताती हूँ। मैं किसी सिलसिले में बाहर थी, तो एक हॉस्पिटल में मुझे किसी मदद की जरूरत थी, तो मैं वहां मदद के लिए मैंने बात की, तो एक आदमी मेरे पास आया, लड़का 32 साल का। उसने मुझे अपना बोला, मैं सौरभ, कुछ नाम बताया उसने कि मैं ये हूँ और मेरा 32 साल उम्र लगी मुझे उसकी। बोला मैं IIT से हूँ और मैं संघ के लिए काम करता हूँ। तो मैंने कहा जॉब वगैरह? बोला नहीं, मेरा जॉब ही संघ के लिए काम करना है। तो जो आपने कहा ना ऊपर से नीचे तक जिनको फायदा पहुंच रहा है, तो उसमें से वो भी है लाभार्थी। जो कमीशन बन रहा है, जो ड्रोन घोटाले में बनेगा या राफेल में बना होगा तथाकथित तौर पे, तो वो उसके लाभार्थी वो भी हैं। ये जो संघ के लिए काम कर रहे हैं। संघ के लिए काम करने का मतलब क्या? या तो वो कहें कि मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं या भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा मैं संघ के लिए काम करता हूं, और वो मुझे बगैर पहचाने जाने, वो क्योंकि मेरा सरनेम उन्होंने जैन पहचाना, नाम पूछा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा ये ऑटोमेटिकली भाजपा की होगी, क्योंकि जैन लोग आपको मालूम ही है 99.5 लोग भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। तो वो मुझे अंदर की बातें बताने लगे संघ की। फिर मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, चालाक हूँ मैं भी बहुत। मैंने बताया कि मैं कौन हूँ और मेरी इंक्लिनेशन या मेरी लीनिंग्स क्या है। मैं भी सुनती रही और पूछती रही खोद के। तो बहुत सारे उन्होंने रेवलेशन किए। तो ये जो आपने कहा ना कि ऊपर से नीचे तक का सबको फायदा पहुंच रहा है, जैसा कि अभी जैसे आप जो संघ के जानकार लोग हैं वो बताते रहते हैं कि भाई जो संघ के प्रचारक हुआ करते थे, पहले 2 जोड़ी कपड़े रखते थे, खिचड़ी खाते थे या लोगों के घरों में खाते थे खाना, और घरवर होना तो उनका बहुत दूर की बात थी। बताते हैं कि आज उनके पास कारें हैं, वो बड़े ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मीनू जैन जी सर ध्यान दीजिएगा, मैं घटना बता रहा हूँ। मीनू जैन जी, काफी रोचक घटना है। मैं पत्रकारिता में नया था। संघ के मैं नाम नहीं लूंगा, संघ के एक पदाधिकारी से मेरी मुलाकात हुई, चर्चित आदमी है। वो जान गए कि मैं बिहार से हूँ। 3-4 बार तो पहले मेरा नाम पूछा, और अंत में नहीं, जब उनको मैं जानबूझ करके, चूंकि मैं सरनेम नहीं लगाता, आप लोगों को पता ही है,
तो उसके बाद उन्होंने खुद से एज्यूम कर लिया कि अच्छा इनकी जाति अमुक जाति होगी, और उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने मुस्कुरा करके जवाब दिया, कोई जवाब उनको दिया नहीं। फिर उसके बाद एक जाति विशेष की शिकायत वो करने लगे कि अरे उन पर तो हम भरोसा करते ही नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में है, उसके बावजूद उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो लोग सामाजिक न्याय और तमाम तरह के ताने बाने की सत्ता मिलते ही और काम मिलते ही शुरू कर देते हैं। करीब 7-8 मिनट बीते होंगे, उसके बाद उनको किसी ने बता दिया कि आप जिस कम्युनिटी की शिकायत कर रहे हैं, दरअसल आप जिनसे बात कर रहे हैं ये भी उसी कम्युनिटी से हैं। उसके बाद उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, फिर वो अपना बात बदलने की कोशिश करने लगे। करें तो आज भी जब सामने पड़ते हैं तो झेप जाते हैं। तो इस तरह की चीजें संघ में होती है कि एक के खिलाफ दूसरे को कैसे खड़ा किया जाए। जितना मैं समझा हूं कि अगर आप पता चल जाए जैन है तो आपको बौद्ध के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। अनिल जय हिंद जी की कम्युनिटी पता चल जाए कि हरियाणा से है और लोगों को पता चल जाए कि इनका सरनेम क्या है, जय हिंद से पता नहीं चलता है। अगर पता चल जाए तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए, संघ के व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा ये 36 बनाम 1 के दायरे में लाने लायक है, जो एक नारा चुनाव के समय दिया गया था। तो ये कोशिश होती है जी। तो उनका सबसे पहला डायलॉग यही था, शुरुआत कर बातचीत जो उन्होंने मेरे से शुरू की। मदद तो एक तरफ हो गई, लोग ये बताने लगे। उन्होंने ये कहा कि देखिए संघ के जितने भी उच्च पद हैं उन पे सब पे जैन पदाधिकारी है, जैन काबिज है, तो जैन कम्युनिटी को तो किसी तरह घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं भी सुनती रही। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि सतीश जी कह रहे थे कि भाई अडानी वाला मुद्दा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का था वो कहीं चर्चा में नहीं आया, वो किसी चर्चा में गए और वहां पे पता चला कि भाई गायब हो गया है मुद्दा। देखिए गायब नहीं हुआ है। अमेरिका में जब मोदी जी पहुंचे वहां उनका डिनर चल रहा था और इधर उनका जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज डिपार्टमेंट, हमारे जो सेबी जैसा है वो, और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने अडानी के जो पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था उसके बारे में इंक्वायरी सेटअप कर दी है कि इसका जवाब दीजिए वहां क्या हुआ था, क्योंकि वहां उनका रेफरेंस पॉइंट हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही था। अपने देश में यह मुद्दा मर गया या मरवा दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात इसी पे लगा रहा, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। मतलब उन्होंने और मुद्दे, और जो राहुल गांधी ने उठाया भी तो उसका हश्र देख लीजिए क्या हुआ कि पहले तो उनको बोलने ही नहीं दिया गया अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और दोबारा ये इनके इन प्रकार सदस्यता से ही खारिज कर दिया और अल्टीमेटली बेघर कर दिया। और जो वो कर सकते थे अपनी ताकत में उन्होंने किया कि अडानी पे बोलने नहीं दिया, लेकिन वहां मुद्दा था और अमेरिका ने अपने तौर पे मोदी जी की खिंचाई उन्होंने की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी तरह के भी छोड़ा है। अब ओबामा इंटरव्यू देते रहे, इधर इंक्वायरी सेटअप होती रही अडानी के खिलाफ, तो वो जिस तरीके से कान उमेट सकते थे उन्होंने उमेटे हैं उनके कान। तो ये मेरा कहना है।